हेलो स्टूडेंट्स। आज यहाँ से देखना है हम लोगों को ये वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये है क्या तो आप बताएंगे। कोलाइडी विलेन का गुण ये पढ़ रहे हैं हम लोग। देखें ये कौन सा नंबर है, आप चेक करें तो ये 6ठा पॉइंट है। इसके पहले हम लोग ये देख लिए हैं, 5 पॉइंट देख चुके हैं। देखिए यहाँ से आपको मिलेगा। पहला देखिए यहाँ से यही देख रहे हैं, कोलाइडी विलेनो के गुण। कोलाइडी विलेनो के गुण में आपको ये अणुसंख्यक गुण, ये इसके पहले ये हम लोग वीडियो में सब कुछ देख लिए हैं। टिंडल इफेक्ट भी देख लिए, दूसरा पॉइंट। और ये तीसरा पॉइंट जो है ये रंग भी देख चुके हैं। और ये चौथा पॉइंट ब्राउनी गति भी देखे थे, जो जिग जैग मोशन, ये टेढ़े मेढ़ी गति हो रही थी। और यहाँ 5वां पॉइंट ज़रा देखें। 5वें पॉइंट में आप कोलाइडी कणों का पर आवेश भी देखे थे, जिसमें आपको यहाँ मिला था ये धनावेशित और ऋणावेशित, 2 आवेश मिले थे। धनावेश और ऋणावेश किस पर होते हैं। धनावेश बताया गया था धातुओं के ऑक्साइड के साथ अगर वाटर है तो वो सब धनावेशित है। और क्षारकीय रंजक अगर हैं, मिथिलीन ब्लू है ना, और मिथिलीन ब्लू है या हीमोग्लोबिन है ऑक्साइड में, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड, ये सब धनावेशित वाले हैं। ठीक। ऋणावेशित में धातुओं के साल जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सब के साल थे। और धात्विक सल्फाइड जितने सब ऋणावेशित हैं। अम्लीय रंजक सब ऋणावेशित। इवोसिन, कांगो, रेड सॉल, ये सब स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, मृतिका जिसे क्ले कहते हैं, चारकोल, ये सब ऋणावेशित वाले थे। ठीक। तो ये सब देख चुके हैं। आज हम लोगों को ये सारे एग्जाम्पल सब हो गए हैं, देख चुके हैं इसके पहले। तो ये देखें, इलेक्ट्रोफोर्सिस के बारे में भी कुछ बातें हुई थी, लेकिन डिटेल बात नहीं कर पाए थे हम लोग। तो यहाँ देखें, इलेक्ट्रोफोर्सिस यानी कि वैद्युत कण संचलन क्या है, किस तरीके से है, इसके बारे में थोड़ा सा देखना है। देखिए ध्यान दीजिए, कोलाइडी कणों पर आवेश की उपस्थिति वैद्युत कण संचलन, आवेश उपस्थित होता है तो वो कण क्या करते हैं, संचलन यानी गमन करते हैं। कहाँ गमन करेंगे, यदि हम उनको जैसे इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब जैसे यहाँ कैथोड और एनोड से जोड़ते हैं, और इसमें हम लिए रहते हैं कोलाइडी विलेन, इसमें फिल किए रहते हैं। तो जो ऋणावेशित वाला भाग होता है कोलाइड का, ऋणावेशित वाला भाग जो होगा वह इस एनोड की ओर जाता है। और धनावेशित वाला जो भाग होता है उसमें वो कहाँ जाएगा, वो कैथोड की ओर जाता है, ये कैथोड की ओर। ठीक, इस तरीके से होगा। और देखें इसमें आप ज़रा चेक करिए, जब एक कोलाइडी विलेन में डूबे हुए 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर विद्युत विभव लगाया जाता है तो कोलाइडी कण एक अथवा दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। अब विद्युत विभव के प्रभाव में कोलाइडी कणों का संचलन जो है वैद्युत कण संचलन कहलाता है। धनात्मक कोलाइडी कण कैथोड की ओर, अभी बताए थे, है ना, कैथोड की ओर। यहाँ देखिए कैथोड की ओर कौन जाएगा, कैथोड की ओर यही धनात्मक वाला जाएगा। धनात्मक कोलाइडी कण इधर कैथोड की ओर जाएंगे। अभी धनात्मक ऋणात्मक पढ़े थे ना, तो कैथोड की ओर। जबकि ऋणात्मक यानी ऋणावेशित कण एनोड की ओर आएगा। अगर ऋणावेशित है, ये देखिए यहाँ ऋणावेशित है तो वो किधर की तरफ जाएगा, एनोड की ओर। ध्यान दें, अपोजिट जाएगा, माइनस प्लस की ओर जाता है, प्लस माइनस की ओर। ठीक। तो निम्नलिखित प्रायोगिक व्यवस्था से प्रदर्शित किया जा सकता है, आप इस फिगर के माध्यम से दिखा सकते हैं। जब किसी उपयुक्त प्रकार से वैद्युत कण संचलन अर्थात कणों की गति रोकी जाती है तो यह देखा जाता है कि परिक्षेपण माध्यम विद्युत क्षेत्र में गति करना जो है वो प्रारंभ कर देता है, और यही परिघटना जो है वो वैद्युत परासरण कहलाती है। ठीक। स्कंदन या अवक्षेपण क्या है, जरा से देखें। स्कंदन ये सिंपल है। जरा देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कर दें। स्कंदन या अवक्षेपण क्या है, जरा देखिए। जैसे कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम जो है वो साल का स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। मतलब कोलाइडी कण, अगर हम किसी, मान लीजिए कोई बीकर है, बीकर, और बीकर में अगर हमने लिया है कोलाइडी कण, वो
कोलाइड धीरे 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 यहीं नीचे की तरफ अगर वो यहाँ पर आकर के क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, नीचे की तरफ उनके कण बैठ जाते हैं, यहाँ गाढ़ा हो जाता है, स्कंदन होने लगता है। स्कंदन मतलब कोआगुलेशन जिसे आप कहते हैं, जमने लगता है। और ऊपर की तरफ तो मान लीजिए उसके ये माध्यम रहेंगे, परिक्षेपण माध्यम, और ये परिक्षिप्त प्रावस्था नीचे की तरफ आकर के ऐसे स्कंदित हो रही है, तो इसी को अवक्षेपण या स्कंदन कहते हैं। ठीक, ये सिंपल है। वैद्युत कण संचलन द्वारा भी होता है। देखिए जरा इसमें कैसे कैसे ये सब होगा। देखिए वैद्युत, देखिए यहाँ देखिए क्या है, यहाँ से समझें तो द्रव स्नेही साल का स्कंदन निम्नलिखित विधियों से किया जा सकता है। अगर स्कंदन करना चाहते हैं तो निम्नलिखित विधियाँ, जैसे आपको वैद्युत कण संचलन द्वारा कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं और इलेक्ट्रोड पर आवेश जो है वो विसर्जित करके अवक्षेपित हो जाते हैं। एक तो ये विधि है। दूसरी विधि है, दो विपरीत आवेशित साल को मिला दें, दो विपरीत, एक धनावेशित रहे एक ऋणावेशित, ये दोनों मिला दें तो आपस में ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन करके स्कंदन कर लेंगे। ठीक है, ये एक विधि। और देखें क्वथन द्वारा भी कर सकते हैं। जब एक साल को उबाला जाता है तो परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के साथ वो कोलिजन करते हैं, मतलब एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं, कोलिजन संघट्ट करते हैं, और संघट्ट बढ़ने से अधिशोषित परत विक्षुब्ध हो जाती है। विक्षुब्ध मतलब वो धीरे धीरे क्या होगी, नष्ट होने लगती है। इससे कणों पर उपस्थित आवेश जो है वो घटने लगता है और अंततः इसके कारण वे अवक्षेप के रूप में नीचे जमने लगती हैं, बैठने लगती हैं। तो ऐसे भी स्कंदन कर सकते हैं। वैद्युत अपघट्ट मिला दीजिए, वैद्युत अपघट्ट मिला दीजिए। हाँ, लेकिन ये ध्यान देना है, अगर वैद्युत अपघट्ट कैसा, अगर आपका कोलाइडी साल धनावेशित है तब आप उसमें क्या मिलाएं, तब आप उसमें वैद्युत अपघट्ट कैसा मिलाएं, ऋणावेशित वाला। अगर आपके पास कोलाइडी विलयन ऋणावेशित है तब आप उसमें क्या मिलाएं, धन आवेश वाला वैद्युत अपघट्ट मिलाएं। इधर वैद्युत अपघट्ट हैं, इस साइड ये वैद्युत अपघट्ट हैं, और इधर क्या है, ये धनावेशित ऋणावेशित साल हैं। ठीक, तो इस तरीके से अब देखिए। हाँ, एक बात इसी में आपको हार्डी सूल्जे रूल भी मिल जाएगा, कौन किस पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, प्रभावी होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़रा इसे समझें। यहाँ दिया गया हार्डी सूल्जे नियम दिख रहा होगा, ये कभी कभी ये बीच में दिया है लेकिन ये पूछ लेता है हार्डी सूल्जे नियम किसे कहते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है। ठीक, देखिए यहाँ आपको ये जानना है कि जैसे कोई वैद्युत अपघट्ट होगा, ठीक, वैद्युत अपघट्ट की संयोजकता जितना अधिक होगी, संयोजकता जितना अधिक होगी वह उतना ज़्यादा स्कंदन करने के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक, अभी जैसे आपसे कहा जाए कि एल्युमिनियम दिया है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल कर 3 प्लस बना देता है, और जैसे बेरियम हुआ, बेरियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर 2 प्लस बनाता है। अब पूछा जाए हार्डी सूल्जे नियम के अनुसार कौन सा वैद्युत अपघट्ट या कौन सा आयन ज़्यादा प्रभावी होगा, तो जिसकी संयोजकता ज़्यादा वो ज़्यादा प्रभावी होगा। ठीक, इसका देखिए, इसके ऊपर 3 प्लस है, इसके ऊपर 2 प्लस है, तो 3 प्लस वाला ज़्यादा ये अवक्षेपण की क्षमता इसमें होगी। देखें, यही यहाँ दिया गया है। ये यहाँ से देखिए, संयोजकता जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक उसकी अवक्षेपण की क्षमता होती है, और इसी को हार्डी सूल्जे नियम कहते हैं। ठीक, तो समझ गए होंगे। और यहाँ देखिए कुछ दिया भी गया है एग्जाम्पल के रूप में, आप ज़रा देख सकते हैं। यहाँ देखें, इसको ज़रा चेक करिए, दिख रहा है 3 प्लस वाला अधिक है ना, 3 प्लस वाला अधिक है, उसके बाद 2 प्लस, फिर 1 प्लस। और यहाँ देखें, ये तो धन आवेश की धन वैद्युत अपघट्ट के लिए, और यहाँ ज़रा देखिए ये ऋण वाले के लिए 4 माइनस सबसे ज़्यादा, फिर 3 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर 1 माइनस, है ना, Cl पर 1 माइनस होता है। और देखिए एफिशिएंट 6 के ऊपर यहाँ 4 माइनस, फिर 3 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर ये 1 माइनस।
तो हार्डी-सोल्जे नियम आप जानते रहिए क्या है। जैसे धनावेशित, कोई धनावेशित साल या ऋणावेशित साल है, तो इसके विपरीत जब वैद्युत अपघट्य हम मिलाते हैं तो उस वैद्युत अपघट्य की संयोजकता अधिक होने पर उसके अवक्षेपण की क्षमता भी अधिक होती है। यदि उसकी संयोजकता, वैद्युत अपघट्य की संयोजकता कम होती है तो उसके अवक्षेपण की क्षमता कम होती है, और इसी को ही हम हार्डी-सोल्जे का नियम कहते हैं। देखें यहाँ धनावेशित के लिए ये दिखा सकते हैं, ऋणावेशित के लिए ये। समझ गए होंगे। द्रवरागी साल का स्कंदन क्या है, यहाँ देखें। ये द्रवरागी साल का स्कंदन ध्यान दीजिए। देखिए, द्रवरागी साल के स्थायित्व के लिए दो कारक उत्तरदायी होते हैं। ये दो कारक क्या हैं? कोलाइडी कणों पर आवेश एवं उनका विलायक योजन। जब ये दोनों कारक हटा लिए जाते हैं तो फिर द्रवरागी साल को स्कंदित किया जा सकता है। क्या क्या हैं ये दोनों? पहला है वैद्युत अपघट्य मिला करके, और दूसरा है विलायक मिला करके, उपयुक्त विलायक मिला करके। ठीक, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जानते रहिए। स्कंदन कोलाइडी कण का रक्षण है, ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसको यहाँ एक टेबल दिया गया होगा, उस टेबल के माध्यम से थोड़ा देखते हैं। देखिए अभी नीचे मिलेगा, अभी तो यहीं देख लीजिए जो कुछ मिल रहा है। देखिए क्या है, कोलाइडो का रक्षण, मतलब उसको स्कंदित होने से जो बचाए, मतलब कोलाइडी कण जो है वो जमे न, स्कंदन न हो, ऐसा कुछ उसमें मिला दें जो उसको स्कंदित होने से बचाता है। तो इसी प्रक्रिया को ही कोलाइडो का रक्षण कहते हैं। द्रवरागी सॉल द्रव विरागी साल की तुलना में अधिक अस्थायी है। द्रव रागी जो है द्रव विरागी साल की तुलना में ज़्यादा स्टेबल है ना। लायोफिलिक जिसे कहते हैं वो ज़्यादा है स्टेबल। इसका कारण यह है कि द्रव स्नेही कोलाइड व्यापक रूप में विलायक योजक होते हैं, अर्थात कोलाइड कण जिस द्रव में परिक्षिप्त होते हैं उससे क्या होते हैं, आच्छादित हो जाते हैं, मतलब उससे घिर जाते हैं। उसके चारों ओर वाटर जो है वो घेर लेता है, वही तभी तो द्रव स्नेही कहा गया। द्रवरागी क्या है, जिसे आप द्रव विरोधी कहते हैं, में द्रव विरागी कोलाइड के रक्षण का अद्वितीय गुण होता है। जब द्रवरागी साल को द्रव विरागी साल में मिलाया जाता है तो द्रवरागी कण द्रव विरागी कणों के चारों ओर एक परत बना लेते हैं, और इस प्रकार वे उसकी वैद्युत अपघट्य से रक्षा करते हैं, है ना। उसको चारों ओर से ऐसे घेर लेंगे तो उसकी रक्षा करेंगे। इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त द्रवरागी कोलाइड ही रक्षी कोलाइड कहलाता है। अब जैसे देखें, एक मान लीजिए द्रवरागी है ना, लायोफिलिक कोलाइड लिया हम लोगों ने। अब इसी में लायोफोबिक मिला दिए, तो लायोफोबिक ध्यान दीजिए क्या करेगा। अभी द्रव होता, द्रव तो तब इसकी तरफ मान लीजिए सब अट्रैक्ट होते। अभी द्रव विरोधी जिसे आप द्रव विरागी कहते हैं उसको मिला देंगे तो वो इसके चारों ओर ऐसे घेर लेगा इसको। ठीक है, इसके चारों ओर इसको क्या करेगा, घेर लेगा। इस तरीके से इसको चारों तरफ से घेर लेगा तो इसकी रक्षा करता है, मतलब इसको बचाता है। किससे बचाता है? जिससे यह कोआगुलेट ना हो, जमे न। तो इसी को आप कह देते हैं रक्षी कोलाइड। समझ गए होंगे। अभी देखिए ये दो प्रकार का आपको मिलेगा। अभी यहाँ इमल्सन के माध्यम से यहाँ समझेंगे आप। देखें दो प्रकार का मिलता है इमल्सन। ज़रा देखिए इमल्सन क्या है। इमल्सन जब भी आ जाए पायस तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप इसमें क्या देंगे, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका हो जाएगा मिल्क, है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पायस का क्या है, दूध जो है ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है पायस का। अब ज़रा समझें यहाँ, देखिए ध्यान दीजिए, पायस में ये द्रव कोलाइडी निकाय है, इसमें द्रव ही होता है, ध्यान देना। द्रव क्या इसमें रहेगा, द्रव में द्रव मिला करके ये इमल्सन बनाया जाता है, यानी इमल्सन में द्रव ही होता है।
अर्थात इसमें सूक्ष्म विभाजित द्रव की बूंदों का दूसरे द्रव में परिक्षेपण होता है। जब दो अमिश्रणीय मतलब जब न मिलने वाले या आंशिक मिश्रणीय द्रवों का मिश्रण को आपस में मिलाते हैं तो एक द्रव के दूसरे द्रव का अपरिष्कृत परिक्षेपण प्राप्त होता है, जिसे ही हम इमल्सन या पायस कहते हैं। सामान्यतः दो द्रवों में से एक जल होता है और एक जो है जैसे कोई आप कह सकते हैं फैट लाइक होता है, एक फैट लाइक होता है ना। एक जैसे अभी देखें दूध, आप देखते हैं दूध है, दूध में क्या क्या है, दूध में आप जल पाएंगे और इसी में जैसे देखें जब आप दूध को गर्म करते हैं, दही बनाते हैं तो उसको फिर आप मथते हैं, मथने के बाद उसी में से देखें क्या निकलता है। एक तो आपको मक्खन से फिर आप वही घी प्राप्त करते हैं ना। मक्खन जो है, मक्खन ये घी यानी फैट का रूप है ना, घी फैट का ही रूप है। तो देखें ये जल और ये मक्खन के रूप में ये इसी में मिक्स होता है, इसीलिए तो इसको इमल्सन कह रहे हैं। और देखिए ये कोलाइड में आ जाएगा, है ना, कोलाइड में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? कोलाइड के प्रकार में पढ़े ही थे 8 प्रकार के, तो क्यों आ जाएगा? क्योंकि देखिए ये एक विषमांगी है। अब इसमें देखिए इस तरीके से मिक्स होता है कि गर्म करने के बाद अलग हो जाता है। गर्म करेंगे, देखें दूध को गर्म करेंगे तो ऊपर एक दूध गर्म कर दिए, दूध आपने लिया और गर्म किया, दूध को गर्म करते हैं तो ऊपर एक ऐसे लेयर बन जाती है ना, जिसे आप क्या कहते हैं उसको, एक मोटी सी परत बन जाती है जिसे दूध की साढ़ी शायद बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप देखते हैं वो फैटी उसमें वही ज़्यादा मात्रा में है, वही जो साढ़ी जिसे बोल रहे हैं उसी में आपका मक्खन और घी उसी में है। ठीक, तो देखें इसके 2 एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। एक तो तेल का जल में परिक्षेपण, है ना, आयल इन वाटर, एक ये मिलेगा और दूसरा मिलता है वाटर इन आयल। 2 प्रकार के हैं, ध्यान देना है, वाटर इन आयल। अब ये एग्जाम्पल ज़रा समझें, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है कैसे है। जल में तेल और तेल में जल ना। देखिए तेल का जल में और जल का तेल में, आयल इन वाटर, वाटर इन आयल, ये 2 प्रकार के आपके इमल्सन देखने को मिलते हैं। इसी चित्र के माध्यम से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखें इसको ज़रा समझें, इस फिगर को देखिए, यहाँ आपको मिलेगा जल में तेल, है ना, वाटर इन आयल, वाटर की मात्रा ज़्यादा। ये जो आपको ये यहाँ से देखें क्या है, यहाँ ज़रा समझिएगा फिर से। ये देखिए वाटर इन आयल यानी जल में तेल। जल में तेल का कहने का मतलब क्या है? जल में तेल का मतलब जल अधिक, जल में यानी जल क्या है? अधिक, जल क्या है? अधिक है, जल अधिक। ठीक, और नीचे जरा देखिए क्या है, तेल में जल का मतलब क्या है? तेल अधिक। यहाँ पर क्या तेल अधिक है, तेल ज़्यादा है। ठीक, समझिएगा यहाँ पर। अब देखिए अगर जल अधिक है तो तेल यहाँ कम है, मतलब आयल कम है, तेल कम है, तेल कम। और यहाँ तेल अधिक है तो जल कम होगा, जल कम होगा। इसका मतलब है, ज़रा समझें। अब पहले वाले को देखिए, पहले तो सबसे पहला यही देखिए। देखिए इसमें फिगर में आपको कुछ दिख रहा होगा, जो ब्लू पार्ट है, ब्लू वाला पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, ये सब जल है। यहाँ देखें जल लिखा गया है ना, जल है। और नीचे वाले में देखें तेल अधिक है ना। जो येलो वाला दिख रहा है, यहाँ येलो वाला पार्ट ज़्यादा है, येलो वाला पार्ट क्या है? ज़्यादा है, तो ये तेल है, तेल।
तेल ज़्यादा है ना। और ये जल है, ये जल है, ये जल है, ये जल की बूंदें इसमें हैं। और इसमें ज़रा देखिए क्या है, इसमें तेल की बूंदें हैं, पीले रंग के तेल की बूंदें हैं, तेल की बूंदें हैं, है ना। अब आप ज़रा समझें इसको, समझिए। ये तो अब क्लियर हो गया होगा। अब ज़रा समझिए क्या होता है इसमें। जैसे आप कभी ध्यान से देखें या खुद भी कर सकते हैं, अगर आपने जल ज़्यादा लिया है, इसमें जल बहुत अधिक आपने लिया, जल लिया और उसमें एक बूंद केवल तेल का डालिए, एक बूंद, क्या होगा आप देखेंगे। तेल का एक बूंद आपने डाला तो जल इसके चारों ओर ऐसे इस तरीके से क्या होता है, वो ऐसे इसको घेर लेता है ना। इस तरीके से देखने को मिलेगा चारों तरफ से। और इसमें जल अगर आप तेल डालते हैं तो उसके छोटे छोटे बूंद के रूप में अलग हो जाएगा, अलग अलग ऐसे अलग अलग, देखिए अलग अलग हो जाएगा, लेकिन चारों तरफ से जल उसको क्या करेगा, घेर लेगा। ठीक ऐसे ही आप देखते हैं, अगर तेल है उसमें जल डालें, तेल है और आप उसमें क्या करें, जल डालें, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो जल की बूंदें भी छोटे छोटे होकर अलग हो जाती हैं और उसको आयल चारों तरफ से घेर लेता है ना। उसको चारों तरफ से तेल घेर लेता है। तो यही ये दो प्रकार का मिलता है। कभी भी आप देखेंगे एक क्वांटिटी कम हो जाए, एक क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, तब भी इमल्सन बन सकता है, पायस बन सकता है। बस यही यहाँ मतलब ये है कि तेल का जल में भी बनता है और जल का तेल में भी। मतलब आप ये जान सकते हैं कि फैट ज़्यादा भी हो सकता है या जल ज़्यादा हो सकता है, दोनों तरीके से इमल्सन बन सकता है। और इसमें कुछ जानना नहीं था, ठीक। और इन सारी बातें हमने बताया ही। हमारे चारों ओर कोलाइड, हमारे चारों ओर कोलाइड, जैसे आप देख लीजिए, आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक। हमारे चारों ओर कोलाइड। अब इसमें देखिए दैनिक जीवन में हमारे संपर्क में आने वाले अधिकतर अधिकतर पदार्थ कोलाइड होते हैं। हमारा भोजन, पहनने को वस्त्र, हमारे इस्तेमाल में आने वाला लकड़ी का फर्नीचर, हमारा घर, पढ़ने वाले समाचार पत्र मुख्यतः कोलाइड से बने होते हैं। ध्यान दें, ये एनसीईआरटी डाटा है और इसमें कोई भी त्रुटि नहीं, इम्पॉर्टेंट है ये, जो भी यहाँ है फैक्ट है सब। कुछ रोचक एवं उल्लेखनीय कोलाइड के उदाहरण देखें जरा। पहला देखिए क्या क्या है, पहला समझें। आकाश का नीला रंग दिखाई देना, हवा में जल के साथ निलंबित धूल के कण हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं, एवं हमें आकाश नीला दिखाई देता है। क्यों नीला दिखाई देता है? हवा में जल के साथ निलंबित धूल के कण हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, इसीलिए नीला दिखाई देता है। और कोहरा, धुंध एवं बारिश यानी बरसात, जब हवा की बहुत बड़ी मात्रा जिसमें धूल के कण होते हैं अपने ओसांश से नीचे ठंडी हो जाती हैं, मतलब जितना उसको ठंडा होना चाहिए उससे ज़्यादा ठंडी हो जाए, तो हवा की नमी इन कणों पर धीरे धीरे क्या होती हैं, संघनित होती हैं और ये ड्रॉपलेट बना लेती हैं बूंद के रूप में। भाई कोहरा देखते ही हैं, जब ज़्यादा वो ठंडी हो जाएंगी तो जल के बूंद के रूप में देखें कोहरे में उड़ते रहते हैं ना, वही है ड्रॉपलेट। ये बिंदु कोलाइडी प्रकृति के होने के कारण हवा में धुंध या कोहरे के रूप में तैरती हैं। और बादल हवा में निलंबित जल के बिंदुकों से बने एरोसाल, उसमें एयर भी रहता है ना, एरोसाल होते हैं। बादल की बात, ये बादल एरोसाल के रूप में, ठीक ये। और ऐसे ही आपके इसमें कोहरे में भी एयर बहुत रहता है, हवा बहुत अधिक है, एयर अधिक है, वायु अधिक है, उसमें जल की बूंदें है ना, उसी में जल की बूंदें कोहरे में, तो इसलिए ये सब के सब एरोसाल हैं, ध्यान देना। ऊपरी वायुमंडल में संघनन के कारण जल के कोलाइडी बिंदुक और बड़े होते जाते हैं जब तक कि ये वर्षा यानी बरसात के रूप में नीचे ना आ जाए। कभी कभी दो विपरीत आवेशित बादलों के मिलने से भी बारिश होती है। कभी कभी दो विपरीत जैसे कोई विपरीत आवेशित बादल आ जाए, एक धनावेशित आ जाए, एक ऋणावेशित आ जाए,
है ना। जैसे धनावेशित ऋणावेशित साल अभी आपने देखा था ना, इस तरीके से। तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। आकर्षण हो जाएगा तो वो क्या करेंगे भाई, कंडेंस हो जाएंगे, जम जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे, जिसे आप कहते हैं। जमने का मतलब यहाँ स्कंदित होना, और कंडेंस हो गए तो धीरे धीरे वो जल में बदलने लगेंगे, और जल में बदलेंगे जब गैसें तो फिर वही जल बदल गए तो फिर नीचे की तरफ वो गिरने लगती हैं, यानी बारिश होना शुरू हो जाता है। विपरीत आवेशों के बीच में भी स्कंदन होने से वो इस तरीके से देखने को मिलेंगे। और खाद्य सामग्री जैसे देखें, दूध, मक्खन, यहाँ देखिए ये सब आइसक्रीम, फलों का रस आदि, ये सभी किसी न किसी रूप में कोलाइड होते हैं। रुधिर भी एक प्रकार कोलाइड है। रुधिर में एल्बुमिनाइड पदार्थ का कोलाइडी विलयन है। फिटकरी एवं फेरिक क्लोराइड के विलयन कर रक्तस्राव को रोकने में इसका उपयोग करते। देखिए कभी कोई जैसे हजामत यानी दाढ़ी उड़ी बनवाते हैं तो फिटकरी रखे रहते हैं वो नाई, और लगा देते हैं, जिससे कहीं इधर उधर थोड़ा सा ब्लड अगर टच कर दिए हो, है ना, जो ब्लड है तो ब्लड निकलने लगता है। ब्लड के टच होने से ब्लड निकलने लगता है, त्वचा कट जाती है तो ब्लड निकलता है, तो फिटकरी लगा देते हैं, जिससे क्या हो, रक्त जो है वो ये रुधिर स्कंदित हो जाए और उसके थक्के बन जाए और खून का बहना रुक जाए। और मृदा देखिए, मृदा मिट्टी जो है उर्वरा मृदा कोलाइडी प्रकृति की होती है, जिसमें ह्यूमस मिला होता है। ह्यूमस यानी खाद्य, खाद, खाद जिसे कहते हैं, है ना। रक्षक कोलाइड की तरह कार्य करते हैं। कोलाइड प्रकृति के कारण मृदाएं नमी होती हैं। कोई मृदा अगर जिसमें जैसे ह्यूमस है, खूब उसमें मैन्यूर खाद है, तो वो उसमें नमी भी बनी रहती है ना, और पोषक पदार्थों को वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं। डेल्टा का बनना ज़रा देखें। डेल्टा जैसे नदियाँ, नदियाँ जो हैं वो मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं, है ना। नदी का जल मृदा का कोलाइडी विलयन बन जाता है। समुद्र के जल में बहुत सारे वैद्युत अपघट्य वो बहकर आते हैं। जब नदी का जल समुद्र के जल से मिलता है, जिसे आप मुहाना कहते हैं, तो समुद्र के जल में उपस्थित विद्युत अपघट्य मिट्टी के कोलाइडी विलयन को स्कंदित कर देता है ना। उसको धीरे धीरे कोआगुलेट करने लगता है, जिससे यह जम जाती हैं, और ये इसी प्रकार से डेल्टा बना लेती हैं। ठीक, तो ये जानते रहिए। और कोलाइडों के कुछ अनुप्रयोग, यह लास्ट हेडिंग है, देखें। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो इसको देख लेते हैं अब इसी में हम लोग। ठीक है, समाप्त ही हो जाए। कोलाइडों के अनुप्रयोग क्या है, ज़रा देखें क्या इसका उपयोग है। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। देखिए, धूम्र का विद्युतीय अवक्षेपण। धूम्र का विद्युतीय अवक्षेपण में धूम्र, कार्बन, आर्सेनिक, यौगिक धूल आदि ठोस कणों का वायु में कोलाइडी विलयन है। ये सब चिमनी के बाहर आने से जो धुएं आते हैं, इनके कणों के आवेश से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड के कक्ष में से गुजारते हैं, जिससे वो बाहर न जाए, यानी वायु प्रदूषित न हो। कण इन प्लेटों के संपर्क में आने पर अपना आवेश खो देते हैं और अवक्षेपित हो जाएंगे। जब आवेश खो देंगे तो नीचे बैठ जाते हैं। इसीलिए चिमनियों के बाहर आने से पहले वहाँ पर एक विपरीत आवेश का इलेक्ट्रोड लगा रहता है ना। उसकी जांच भी होती है। अगर कोई जैसे जो भट्ठे वाले होते हैं जहाँ ईंट ऊँट बनता है, अगर वो नहीं लगाए हैं तो वो जान लीजिए मानक पूरा नहीं है, तो उनके ऊपर जुर्माना और तमाम सब कुछ ये जांच वाले लगा देते हैं। तो इस प्रकार कण कक्ष के फर्श पर बैठ जाते हैं, और अवक्षेपक को काट्रेल अवक्षेपक कहा जाता है। जो अवक्षेप होता है उसको काट्रेल अवक्षेपक कहते हैं। पेयजल का शुद्धिकरण, जैसे पेयजल, पीने के जल में अभी हम लोग क्या करें, जैसे अशुद्धियाँ मिली हुई हैं तो उसमें आप फिटकरी मिला दीजिए, है ना। फिटकरी मिला दें तो उसमें जो कुछ अशुद्धियाँ होंगी ना, वो स्कंदित होकर के नीचे बैठ जाती हैं, और इस तरीके से जल पीने योग्य बन जाता है। तो पेयजल का शुद्धिकरण, है ना, उस फिटकरी मिला के कर सकते हैं। औषध के रूप में भी आप जानते हैं इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे अधिकांश औषध कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आँख का लोशन, नेत्र में देखते हैं जो आँख का लोशन, जैसे जो ड्रॉप जिसे आप कहते हैं, आर्जीराल एक सिल्वर साल है। ये क्या है, आर्जीराल, ये एक सिल्वर साल ही होता है जो आँख में डालते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि आँख में किसका साल उपयोगी है, तो आप जानते रहिए चांदी का सिल्वर उपयोगी है, मतलब सिल्वर साल उपयोगी होता है। कोलाइडी एंटीमनी का उपयोग कालाजार के इलाज में,
कालाजार के इलाज में एंटीमनी का उपयोग किया जाता है। कोलाइडी गोल्ड का उपयोग ज़रा देखें अंतःपेशी इंजेक्शन में करते हैं। अंतःपेशी इंजेक्शन में इसका उपयोग करते हैं गोल्ड सॉल का। दूधिया मैग्नीशिया जो कि एक इमल्सन है, इसका उपयोग पेट की गड़बड़ी को दूर करने के लिए किया जाता है। किसका? यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना। जैसे अभी एंटी एसिड के रूप में इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। एसिडिटी हो जाए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। कोलाइडी औषध अधिक प्रभावशाली होते हैं क्योंकि बड़े पृष्ठ क्षेत्र के कारण ये आसानी से स्वांगीकृत हो जाती हैं। ये जानते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चर्म शोधन में ज़रा देखें। हाँ देखिए, यहाँ चर्म शोधन में ज़रा देखिए, पशुओं की खाल कोलाइडी प्रकृति की होती है। जो पशुओं को उनका जो ऊपरी त्वचा है, जिसे आप उनके चमड़े कहते हैं, खाल, ये कोलाइडी प्रकृति के होता है। जब खाल पर धनात्मक आवेशित कण होते हैं तो इसे टेनिन में भिगोया जाता है, जिस पर ऋणात्मक आवेश वाले कोलाइडी कण होते हैं, है ना। टेनिन में भिगोते हैं तो ऋणात्मक होगा और जो खाल है वो धनात्मक होगा, तो आपस में दोनों के बीच कोआगुलेशन होगा, जो पारस्परिक स्कंदित हो जाते हैं, जिससे चर्म जो है यानी कि वही कठोर हो जाता है, उसके जंतु के जो चमड़े हैं, और इस प्रक्रम को चर्म शोधन कहते हैं। टैनिन के स्थान पर क्रोमियम लवणों का भी उपयोग कर सकते हैं। टैनिन अगर नहीं है तो क्रोमियम लवण में भी अगर चमड़े के पशुओं के चमड़े खाल को अगर डालते हैं तो वो भी कठोर हो जाता है। उसका उपयोग तमाम प्रकार के जूते और ये सब देखते हैं बनाए जाते हैं, है ना। साबुन एवं अपमार्जक का शोधन, इसका वर्णन तो ऑलरेडी अभी इसके पहले हम लोग वही देखे थे, साबुन अपमार्जक में ही देख चुके हैं कैसे सफाई प्रक्रिया करता है। फोटोग्राफी प्लेट एवं फिल्में, जिलेटिन में प्रकाश संवेदी सिल्वर ब्रोमाइड, ध्यान देना, सिल्वर ब्रोमाइड के इमल्सन का ग्लास प्लेट या सेलुलोज फिल्मों पर विलेपन करके फोटोग्राफी की प्लेटें या फिल्म बनाई जाती हैं। तो ये याद रखे रहिए, इम्पोर्टेंट है। रबर उद्योग में ज़रा ध्यान दें, लैटेक्स रबर है ना, लैटेक्स रबर, ये रबर का एक प्लांट होता है ना, उस जिससे लैटेक्स प्राप्त करते हैं उसी से रबर बनाते हैं। तो ये रबर जो है ऋणावेशित कणों का कोलाइडी विलयन होता है और इससे रबर को लैटेक्स के रूप में स्कंदित करके रबर बनाया जाता है। औद्योगिक उत्पाद जैसे पेंट, स्याही, संश्लेषित प्लास्टिक, रबर, ग्रेफाइट, चिकनाई, स्नेहक, लुब्रिकेंट, सीमेंट आदि सभी कोलाइडी विलयन हैं। ये सब के सब कोलाइडी विलयन ही हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त हुआ। अब इसके बाद इसमें आपको कुछ यहाँ देखें सारांश के रूप में दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं, समझ रहे हैं। ये सारी बातें ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है और आप इनको देखिए और जो भी यहाँ आपके कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं सब कुछ थियरी से ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस पर ये अभी जो बात कर रहे थे, ये इस पर टिप्पणियाँ आती हैं, वैद्युतकण संचलन, स्कंदन, अपोहन, टिंडल, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, मिसेल, ठीक, ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।